नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत ही मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपनी ईवीएस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से आज ये 13वीं क्लास है। इसके पहले का क्लास जो भी साथी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि गंगा नदी निकलती है कहाँ से? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगा नदी का उद्गम जो है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित जो है गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और अपने उद्गम स्थल पर यह जो है भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। किस नदी से? भागीरथी के नाम से। और गंगा का निर्माण कैसे हुआ? तो गंगा का निर्माण जो है ये जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद इस नदी को गंगा, इस नदी का नाम जो है वो गंगा पड़ा। कहाँ पड़ा? देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा से मिलती हैं उसके बाद इनका नाम गंगा पड़ा। गंगा नदी जो है उत्तराखंड के अलावा किन किन राज्यों से बहते हुए जाती हैं? तो ये भारत के 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से बहते हुए ये बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और इसकी कुल लंबाई यदि पूछे तो इसकी लंबाई जो है वो हो जाएगा 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर। लेकिन यहीं पे यदि पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, कि कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में ये जो है सबसे ज्यादा इसकी लंबाई कितना? 1450 किलोमीटर ये जो है उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। और यह नदी जो है अपने मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, मुहाने मतलब जहाँ पे गिरती हैं वहाँ पे जो है सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। और उस डेल्टा का क्या नाम है? तो वो हो जाएगा सुंदरवन। क्या? सुंदरवन डेल्टा। ये जो है अपने मुहाने पर सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। और भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव जो है इसी नदी में पाई जाती है। वो कौन सी है? डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन इसी में पाया जाता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है गंगा के हिसाब से कि यहाँ पे यदि गंगा से क्वेश्चन बना तो ये बन सकता है कि गंगा में जो है मुख्य रूप से कौन सा वायरस पाया जाता है? तो वो क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है जो कि पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खाकर नष्ट कर देता है। और ये वायरस जो है पानी की शुद्धता को बनाए रखते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे उपभोक्ता की। तो जो अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, जो अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक के अंदर जो है वो शाकाहारी आ जाते हैं और द्वितीयक के अंदर मांसाहारी आ जाते हैं। और उच्च मांसाहारी या जिन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं ये तृतीयक उपभोक्ता के अंदर आते हैं। और खाद्य स्तर के श्रृंखला में बात करें तो खाद्य स्तर के श्रृंखला में जो सबसे उच्च स्तरीय जीव होता है वो क्या होता है? वो होता है अपघटक। एक बार ये क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है कि खाद्य स्तर के श्रृंखला में सबसे उच्च स्तरीय जीव क्या है? तो वो हो जाएगा अपघटक। अपघटक क्या होता है? तो मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़कर वो पोषक तत्वों का जो पुनर्चक्रण करते हैं उनको अपघटक कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते कौन कौन से हैं? तो ये कवक हो गया, जीवाणु हो गए, ये होते हैं। और पृथ्वी के सफाई कर्मी के रूप में ये काम करते हैं और पोषक तत्वों को वापस में जो है वो मिट्टी में मिलाकर पारिस्थितिकी को संतुलन बनाए रखते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी। क्या हो जाएगा? मांसाहारी। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तरीय उपभोक्ता क्या होते हैं? वो मांसाहारी होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? ये क्वेश्चन जो है ये 2 से 3 बार यूपी टेट में ये पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे बनने वाले क्वेश्चन जो है वो इस बार एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। कब अपनाया? तो वो हो जाएगा
24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट की बात हम लोग और कर लेते हैं कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, तो कब हो जाएगा, वो हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था, तो वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। कब हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। यहीं पे बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग की। राष्ट्रीय पंचांग को जो है वो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो यहाँ से हम 3-4 पॉइंट को इसको नोट कर लेंगे आप लोग। यहाँ से कोई ना कोई एक एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि गिरसेर परियोजना अवस्थित है। तो बात करते हैं यहाँ पे गिरसेर परियोजना की। ये कहाँ पे है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। तो गिरसेर परियोजना जो है ये गुजरात के कहाँ पे, जूनागढ़ जिले में। ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में सौराष्ट्र की पहाड़ी पर स्थित है। और इसे जो है इसको जो है एशिया में शेरों का स्वर्ग कहा जाता है। और इसकी बात करते हैं कि शेर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1972 से। कब से हुई थी, 1972 में। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में बहुत बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पाया जाता है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो लखीमपुर खीरी जिले में पाया जाता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। और एक और है, वो है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ये कहाँ पे है, तो ये भी चंदौली में। कहाँ पे, चंदौली में। और ये किसके लिए फेमस है, तो ये जो है नीलगाय हो गया, खरगोश हो गया, हिरन हो गया, इन सभी के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। क्या, गिरसेर परियोजना कहाँ पे है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है कौन सा है, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वायुमंडल की। तो वायुमंडल की जो है कितनी परतें हैं, वो 5 हैं। कौन कौन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, जिसे कहीं कहीं आयन मंडल को भी आप देखते होंगे, इसको आयन मंडल भी कहा जाता है, और बहिर्मंडल। तो जो पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, तो जो सबसे नजदीक है वो कौन सा है, वो क्षोभ मंडल हो जाएगा। कौन सा, क्षोभ मंडल। इसका आंसर भी यही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। कौन सा, क्षोभ मंडल। और यहीं पे हम बात करते हैं क्षोभ मंडल की। तो मौसम संबंधी जो सभी प्रकार की घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। और ये पृथ्वी के जो है सबसे नजदीक भी क्षोभ मंडल है। तो इसका आंसर भी यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऊंचाई के साथ जो है इसके तापमान में कमी भी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहीं पे हम बात करते हैं समताप मंडल की। तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो जो है ओजोन परत से रिलेटेड जरूर होता है। और समताप मंडल और वायुमंडल का जो संचालन होता है ये भी समताप मंडल से होता है। और मध्य मंडल की बात करते हैं तो मध्य मंडल जो सबसे ठंडा मंडल है वो कौन सा मंडल है, मध्य मंडल है। आयन मंडल, इसे जो है ताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है। रेडियो तरंगे जो परावर्तित होती हैं कहाँ से होती हैं, आयन मंडल से होती हैं। इसकी लंबाई की बात करें कितने किलोमीटर में इसका विस्तार है, तो ये 80 से 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक इसका विस्तार ये फैला हुआ है। और बात करते हैं यहीं पे बहिर्मंडल जो सबसे ऊपरी परत है। तो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें जो हैं वो इसी मंडल में पाई जाती हैं। कौन से मंडल में, बहिर्मंडल के, वायुमंडल जो है उसमें। और कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो इसी मंडल में परिक्रमा करते हैं। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पराबैंगनी, ये पराबैंगनी है, पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी या सभी। यूवीए मतलब अल्ट्रा वायलेट, क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट ए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पराबैंगनी किरणों की। कौन सी, पराबैंगनी। तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं वो पराबैंगनी किरणें होती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत द्वारा इसको अवशोषित किया जाता है। और ये कितने प्रकार की होती हैं पराबैंगनी किरणें, अगर ये पूछे तो कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, यूवीए, यूवीवी और यूवीसी। और इसमें सबसे हानिकारक कौन सी होती हैं, तो यूवीसी, ये जो है सबसे हानिकारक है। पूछा क्या है, सबसे अधिक हानिकारक पूछा है। इसका आंसर भी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अल्ट्रावायलेट सी। और यहाँ पे यूवीए की बात करते हैं तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो प्राप्त होती हैं वो यूवीए होती हैं, और इसका इस्तेमाल जो है हरे पेड़ पौधे द्वारा किया जाता है। कितने प्रतिशत? 1 से 5% किया जाता है। औसतन की बात करें, एक बार एग्जाम में औसतन करके पूछ लिया था, तो औसतन जो है वो 3% होती हैं। और यूवीबी की बात करते हैं तो जीन परिवर्तन के लिए जो जिम्मेदार होती हैं वो कौन सी होती हैं? यूवीबी होती हैं। और सबसे खतरनाक किरण जो है वो कौन सी है? यूवीसी। और इसी के कारण जो है वो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जो है इसी के कारण होता है। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 4, 5, 6 या 3? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। लेकिन यहीं पे अगर अस्थायी की बात कर दे, अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो अस्थायी सदस्य 10 हो जाएंगे, जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं। बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1946 को। और पहली बैठक की बात करते हैं, यदि पूछे कि पहली बैठक कब की गई थी तो वो हो जाएगा 17 जनवरी और 1946 को। कब? 17 जनवरी 1946 को। 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। तो ये 5 हो जाते हैं। इनके पास जो है वीटो का अधिकार है। और इसका मुख्यालय पूछे कि मुख्यालय कहाँ है तो वो हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर यूएसए में स्थित है। कहाँ पे? यूएसए में। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, कवक, मृदा, फास्फोरस। बात करते हैं यहाँ पे जैविक घटक की। तो इस पृथ्वी पर जिसमें भी जीवन हो, मतलब पृथ्वी पर कुछ भी हो जिसमें जीवन पाया जाता हो, वो क्या होता है? वो होता है जैविक। क्या होता है? जैविक। जिसमें भी जीवन पाया जाता है वो जैविक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल तो वो हो जाएगा कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीवाणु, शैवाल, कवक, मनुष्य, सूक्ष्म जीव आदि सब में जीवन पाया जाता है। तो ये कौन से हो जाएंगे? ये जैविक घटक हो जाएंगे। अजैविक घटक क्या होते हैं? अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, जो निर्जीव होते हैं। लेकिन एक उसमें पॉइंट है क्या? वो प्राकृतिक होने चाहिए। क्या? जितने भी प्राकृतिक हो प्लस वो निर्जीव हो, तब वो हो जाएंगे अजैविक घटक। तो कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे एग्जांपल तो पर्वत, पठार, मृदा, नदी, वायु, जल, ये सब जो है क्या हो जाएंगे? ये अजैविक घटक हो जाएंगे। और यहीं पे हम बात करते हैं मानव निर्मित की, कि मानव निर्मित कौन से हैं? तो मानव निर्मित जो जीव निर्मित हो प्लस निर्जीव हो, मतलब वो जीवों के द्वारा निर्मित हो, मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो प्लस वो निर्जीव हो। लेकिन अगर वो प्राकृतिक है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ है और वो निर्जीव है तो वो अजैविक घटक हो जाएगा। लेकिन वो अगर मनुष्य द्वारा बनाया गया हो और वो निर्जीव हो तो वो मानव निर्मित हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे क्या हो जाएगा मानव निर्मित? तो मानव निर्मित में जैसे कुर्सी, मेज, कलम, कागज, धर्म, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, ये सब जो है इसमें से इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि जैसे धर्म हो गया, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, ये सब मानव निर्मित है। ये अगर घुमाना होगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव निर्मित क्या है? तो वो हो जाएगा धर्म, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, ये सब जो है ये मानव निर्मित है। और क्या है? निर्जीव भी हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कवक। क्या? कवक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बात करते हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल की। क्या? NGT, इसका फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसको कहा जाता है। और भारत में इससे क्वेश्चन बने कि भारत में जो पर्यावरण का सर्वोच्च न्यायालय है उसको क्या कहते हैं? उसको NGT कहते हैं। यहाँ पे बात करते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को हुई थी। कब? 22 सितंबर 1974 को। इसका मुख्यालय जो है वो क्या है? तो वो हो जाएगा नई दिल्ली। क्या? नई दिल्ली। भारत में क्वेश्चन बने यदि कि भारत में इसके कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय, कौन से क्षेत्रीय कार्यालय काम कर रहे हैं? तो कितने हो जाएंगे? 112। यह संस्था जो है वो भारत में प्रदूषण नियंत्रण पर कार्य करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो बात करते हैं यहाँ पे तिब्बत की सांगपो नदी की। इसका उद्गम स्थल क्या है? तो इसका उद्गम स्थल जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेमा युंगडुम। क्या? चेमा युंगडुम ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई जो है वो 1900 किलोमीटर हो जाएगा। और किन किन देशों से ये होकर गुजरती है? तो ये जो है चीन, भारत, बांग्लादेश, इन देशों से होकर के ये गुजरती है। तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग सांगपो, इसको जो है तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहकर पुकारते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। जब यह नदी बांग्लादेश में गंगा से मिलती है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे जो है मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना। ये क्वेश्चन बन सकता है क्या कि जब यह नदी बांग्लादेश में गंगा से मिलती है तब इसको क्या कहते हैं? इसको मेघना कहते हैं। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, असम में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में पूछे? तो राजस्थान के ये अलवर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। किसके तौर पे? तो वन्य जीव अभ्यारण्य की। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए इसकी हुई थी। और वर्तमान समय में यह किससे जुड़ा है? तो वर्तमान समय में ये जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ा है। कब? 1978 ईस्वी से। 1978 ईस्वी से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, आरएनए, डीएनए या सूर्य का प्रकाश। तो ये जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का प्रकाश। यह पूरे सौरमंडल में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। क्या? सूर्य जो है ये सौरमंडल में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। यदि यहाँ पे क्वेश्चन बने कि पृथ्वी पर, क्या पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक निर्माण करता कौन है? तब क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, स्टेरिलाइजेशन या किण्वन कहते हैं। तो दूध का दही में परिवर्तन ये क्या कहलाता है? तो दूध का दही में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या? रासायनिक। इसका आंसर जो हो जाएगा दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते क्या है? तो उसको कहते हैं किण्वन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किण्वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से, संसाधन से, पैकेजिंग से या उत्पादन से। तो एगमार्क का संबंध जो है वो किससे है? वो गुणवत्ता से है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता से है। एगमार्क का संबंध कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता से है। यह भारत सरकार DMI के द्वारा दिया जाने वाला क्या है? ये एक है जो प्रमाण चिन्ह। क्या है ये? प्रमाण चिन्ह है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देना। क्या? कृषि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देना इसका क्या है? इसका उद्देश्य है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो है वो फरीदाबाद, हरियाणा में है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणवत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या बिहार में। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो सर्वाधिक होता है वो कहाँ पे होता है? वो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के नीचे ये पाया जाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर। और ये जो है त्वचा कैंसर को जन्म देता है। क्या? आर्सेनिक ये जो है त्वचा कैंसर को जन्म देता है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है नेचुरल, एक होता है मानवीय। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।